एकाएक कोई झाड़ियों के पीछे से निकला और उसने उषा का पैकेट उठा लिया। यह दीपा थी जो पैकेट उठाकर उषा से कह रही थी, निराश न हो उषा, तुम्हारी यह भेंट शिवानी तक मैं पहुंचा दूंगी। आप कौन हैं? दीपा कमल की दूसरी पत्नी। क्या? उषा चौंक गई और आंसू पोंछकर उसे अचरज से देखने लगी। दीपा ने राजू के सिर पर हाथ रखा और बोली, हाँ, मैं दीपा ही हूँ। कमल को मेहमानों के बीच न पाकर यहाँ चली आई थी। आओ मेरे साथ आओ। कहाँ? शादी में अन्य मेहमानों के पास। नहीं, मैं इस योग्य नहीं। इसमें योग्यता एवं अयोग्यता कैसी? यह तो विवाह का जश्न है और इसमें कोई भी शामिल हो सकता है, और फिर तुम तो वैसे भी पराई नहीं हो। मैं कितनी पराई हूँ यह शायद आप नहीं जानती, किंतु इसमें किसी का कोई दोष नहीं। दोष तो मेरा है। मैंने न तो प्रेम का महत्व समझा, नहीं रिश्तों का, और भावनाओं के पीछे दौड़ पड़ी। मेरे और कमल के बीच कोई विशेष झगड़ा भी न था, साधारण सी बात थी। समझौता हो सकता था, किंतु मेरे अह ने ऐसा न करने दिया और मैं उनसे अलग हो गई। अलग होकर पश्चाताप भी हुआ, किंतु समझौता न किया और रिश्ते टूट गए। उस समय तो मैंने कुछ भी न सोचा था, जाना ही न था कि रिश्तों का दर्द क्या होता है, किंतु जब जाना, जब हृदय में पीड़ा उठी तो बहुत रोई, किंतु फिर क्या होता, पुरानी राहों पर कैसे लौटती। अपने लिए एक और राह जो चुन ली थी। फिर दुर्भाग्य मेरा, उस राह ने भी मेरा साथ न दिया और मैं अकेली रह गई। तो क्या? दीपा ने पूछा, तुम कमल से आज फिर वही रिश्ता जोड़ना चाहती हो? नहीं दीपा जी, उंगलियों से आंखों की नमी पोंछकर उषा बोली, ऐसा तो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा, और जब सोचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो फिर तुम चाहती क्या हो? किंतु इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक बात और सुन लो। यदि कमल तुमसे फिर वही रिश्ता जोड़ना चाहेंगे तो मैं तुम दोनों के बीच में कदापि न आऊंगी, बल्कि यदि संभव होगा तो मैं स्वयं कमल का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। नहीं दीपा जी, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं, बल्कि मैं तो यही दुआ दूंगी कि आपकी यह दुनिया युगों युगों तक बसी रहे। आपको आपका सुहाग मुबारक हो। तो फिर और क्या चाहिए आपको? अपने बच्चे के लिए थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी ममता, थोड़ा सा प्यार। लेकिन मैं ब्लड कैंसर की मरीज हूँ। जीवन की लौ कब टिमटिमाकर बुझ जाए कुछ पता नहीं। आप जानती हैं, ऐसा होते ही मेरा राजू अनाथ हो जाएगा। अतः मैं चाहती हूँ कि वे इसका हाथ थाम लें। राजू तो उन्हीं का बेटा है न? हाँ, उन्हीं का खून है इसकी रगों में। ठीक है, तुम चिंता न करो, मैं इस संबंध में कमल से बात करूंगी। मुझे अपना पता बता दो। मैं दीनदयाल हॉस्पिटल में काम करती हूँ। मेरा क्वार्टर भी वही है। उषा बोली, मैं आऊंगी किसी दिन। इतना कहकर दीपा ने राजू की पेशानी को चूम लिया और फिर उषा से बोली, वैसे अच्छा तो यही रहता कि इस जश्न में तुम भी शामिल होती। क्षमा चाहती हूँ, आओ बेटे, उषा ने कहा, और फिर वह राजू की उंगली पकड़कर मुख्य सड़क की ओर बढ़ गई। दीपा उसे देखती रही। सूरज की किरणें अभी अभी धरती पर उतरी थी। द्वार के सामने सजी हुई गाड़ी खड़ी थी और सुर्ख जोड़े में लिपटी शिवानी अपनी सखियों के साथ धीरे धीरे गाड़ी की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मानो आंसुओं का बांध टूट गया हो। कमल से लिपटकर वह खूब रोई थी। एकाएक उसके कदम रुक गए। बरामदे में दीपा खड़ी थी। सखियों का साथ छोड़कर वह दीपा के समीप पहुंची और उससे लिपटकर बच्चों की भांति रोने लगी। उसे यूं रोते देखकर दीपा भी रो पड़ी। आज किसी को किसी से शिकायत न थी। कुछ देर पश्चात शिवानी ने हिचकियां रोक ली और दीपा से बोली, जा रही हूं भाभी। जाओ शिवा। दीपा ने आंचल से उसके आंसू पोंछ दिए और भरे स्वर में बोली, अपना ध्यान रखना। भाभी, जाने से पहले कुछ मांगना चाहती हूँ। वचन दो कि इनकार न करोगी। मांग न पगली, इनकार क्यों करूंगी? तो वचन दो भाभी, वचन दो कि तुम इस घर से कभी नाता न तोड़ोगी। वचन दो कि तुम हमेशा इस घर की बहू बनकर रहोगी। दीपा उलझकर रह गई। वो तो अभी तय ही न कर पाई थी कि जीवन के दोनों किनारों में से किसको अपनाएगी और किसे छोड़ देगी। उसे यो मौन देखकर शिवानी फिर बोली, भाभी, क्या मैं समझे कि तुम इनकार कर रही हो? दीपा को कहना पड़ा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं शिवा, तुम चिंता न करो, ये घर मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। थैंक यू भाभी, थैंक यू, शिवानी ने कहा। इसके पश्चात वो आगे बढ़ गई। फिर सब कुछ बीत गया। शिवानी अपनी ससुराल चली गई। 9 बजते बजते कुछ मेहमान भी विदा हो गए और कुछ जाने की तैयारी करने लगे। कमल अपने दोस्तों के साथ आगे वाले बरामदे में था। दीपा ने उसे कमरे में बुलाकर कहा, कुछ मेहमान तो अभी रहेंगे? संभव है आगरे वाली मौसी जी और जबलपुर वाले चाचा जी अभी रुके। क्यों? मेरी एक प्रार्थना है। वो क्या? मुझे 3-4 घंटों के लिए बाहर जाना है। कमल ने चौंक कर पूछा, कहाँ? अपनी किसी सहेली के पास?
कमल ने घृणा से दांत पीस लिए। दीपा फिर बोली, संध्या से पहले ही लौट आऊंगी। किंतु मेहमानों का क्या होगा? अभी तो आपके मित्रों की पत्नियां भी यही हैं, वे संभाल लेंगी। बात संभालने की नहीं दीपा, मुख्य बात यह है कि वे लोग तुम्हारे विषय में क्या सोचेंगे। दूसरों को छोड़िए। दीपा बोली, ये बताइए कि आप क्या सोचेंगे? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं दीपा, इसलिए आज भी सोचूंगा। वैसे भी जाने वाले को कौन रोक सका है। कमल, मेरा जाना जरूरी है। ठीक है जाओ, नाराज तो नहीं हुए? जाना आवश्यक है तो फिर नाराजगी कैसी? कमल ने शुष्क लहजे में कहा और फिर से अपने दोस्तों के पास चला गया। दीपा दर्पण के सामने आ गई। आज विजय के मुकदमे का दिन था और उसे ठीक 10 बजे कोर्ट पहुंचना था। विजय के मुकदमे का दिन। मुकदमे की कार्यवाही शुरू होते ही मिस्टर हेगड़े ने अपने स्थान से उठकर जज महोदय को संबोधित किया। मिलॉर्ड, गवाहों के बयान और पेश किए गए सबूतों से यह सिद्ध हो चुका है कि ठाकुर कृपाल सिंह का खून मुलजिम विजय ने किया है। अतः मैं अदालत से प्रार्थना करता हूं कि वो इस मुकदमे में और अधिक वक्त जाया न करके मुलजिम विजय को मौत की सजा सुनाए। थैंक यू मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। कपूर साहब तुरंत उठकर चिल्लाए, गवाहों के बयान एवं पेश किए गए सबूतों से अभी किसी प्रकार भी यह सिद्ध नहीं हो पाया है कि ठाकुर कृपाल सिंह का खून मेरे क्लाइंट ने किया। योर ऑनर, मैं पहले ही दरख्वास्त कर चुका हूं कि खूनी कोई और है और वो अदालत में ही मौजूद है। मेरे पास इस बात के ठोस प्रमाण है कि ठाकुर कृपाल सिंह का उसी ने किया है, किंतु इससे पूर्व कि मैं अदालत में उसके विरुद्ध सबूत पेश करूं, मेरी अदालत से प्रार्थना है कि उस व्यक्ति को पुलिस की हिरासत में ले लिया जाए। इतना कहकर कपूर साहब अगली पंक्ति में बैठे चौधरी दिलावर सिंह की ओर देखने लगे। चौधरी यह सुनते ही उठ गया और चिल्लाया, ये झूठ है जज साहब, वकील साहब मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। योर ऑनर, कपूर साहब बोले, यही वो शख्स है जिसने ठाकुर कृपाल सिंह का खून किया है। जज साहब ने आदेश दिया, चौधरी दिलावर सिंह को हिरासत में ले लिया जाए। इसके पश्चात कपूर साहब ने अपने हाथ में थमे दोनों पैकेट जज साहब की मेज तक पहुंचाए और फिर कहा, योर ऑनर, इन पैकेटों में से एक पैकेट में वो रिवाल्वर है जिससे ठाकुर कृपाल सिंह का खून हुआ है और यह रिवाल्वर जो कि अवैध है चौधरी दिलावर सिंह की हवेली में पाई गई है। रिवाल्वर के दस्ते पर दिलावर सिंह की उंगलियों के निशान मौजूद हैं और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी साथ में है।